प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग गुप्तकालीन राजत्व के सिद्धांत और गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्तकालीन राजत्व की जहां तक बात है तो गुप्त वंश के शासकों ने परम देवता, परमेश्वर, महाराजाधिराज आदि जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त वंश के शासकों ने अपनी तुलना देवताओं से करनी प्रारंभ कर दी। मौर्योत्तर काल में कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। इसके विपरीत गुप्तकालीन शासकों ने देव की उपाधि ग्रहण की, अर्थात गुप्त वंश के शासकों ने स्वयं को देवता बताया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी तुलना इंद्र, वरुण, यम एवं कुबेर आदि देवताओं से की। गुप्त वंश के शासक ही प्रशासन एवं न्याय के प्रमुख स्रोत होते थे। सामान्य प्रथा के अनुसार राजा का सबसे बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था, परंतु सत्ता अंतिम रूप से शक्तिशाली राजकुमार को ही प्राप्त होती थी। गुप्त काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों और उनके कार्यों के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला अधिकारी कुमारामात्य होता था, जो सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी होता था। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी संधि विग्राहक होता था, जो विदेश मंत्री होता था। तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी प्रतिहार होता था, जो अंतःपुर या राज अंतःपुर कहने का आशय यह कि राजमहल के इंटरनल सिक्योरिटी का प्रधान होता था। चौथा महत्वपूर्ण अधिकारी महाप्रतिहार होता था, जो राजमहल की संपूर्ण सुरक्षा का उत्तरदायित्व या उत्तरदायी होता था, या संपूर्ण राज्य महल की सुरक्षा व्यवस्था को देखने वाला अधिकारी महाप्रतिहार कहलाता था। पांचवा महत्वपूर्ण अधिकारी दंडपाशिक होता था, जो पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। छठा महत्वपूर्ण अधिकारी विनय स्थिति स्थापक होता था, जो धर्म संबंधी मामलों का प्रधान होता था। सातवां महत्वपूर्ण अधिकारी महाक्षपटलिक होता था, जो राजकीय पत्र व्यवहार एवं आय व्यय के लेख को सुरक्षित रखने वाला होता था। आठवां महत्वपूर्ण अधिकारी ध्रुवाधिकरण होता था, जो राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। नौवां महत्वपूर्ण अधिकारी टिकिन होता था, जो मार्गपति या सड़क का अधिकारी होता था। 10वां महत्वपूर्ण अधिकारी प्रत्यांतपाल होता था। प्रत्यांतपाल सीमाई क्षेत्रों का या सीमावर्ती क्षेत्रों का रक्षक होता था। 11वां महत्वपूर्ण अधिकारी सौल्किक होता था। सौल्किक का कार्य व्यापारिक वस्तुओं का शुल्क वसूलना होता था, जबकि 12वां महत्वपूर्ण अधिकारी द्रांगिक होता था। द्रांगिक का कार्य सीमावर्ती नगर में शुल्क वसूलना होता था। गुप्त काल में नौकरशाही को या प्रशासनिक पदाधिकारियों को नगद एवं राजस्व अनुदान दोनों में वेतन भुगतान किया जाता था। अब हम लोग गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन का अध्ययन करेंगे। गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में हुआ था। प्रांतों को भुक्ति या देश या अवनी कहा जाता था, और गुप्त काल में प्रांतीय स्तर का जो सर्व प्रमुख अधिकारी होता था उसे उपरी कहा जाता था।
गुप्त काल में प्रांत का विभाजन विषय अर्थात जिला में होता था और विषय के प्रधान अधिकारी को विषयपति कहा जाता था। विषयपति की नियुक्ति अक्सर या बहुधा उपरीक के द्वारा किया जाता था। यहाँ हमें मौर्यकालीन यहाँ हमारे लिए मौर्यकालीन और गुप्तकालीन जिला प्रशासन के बीच तुलना करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मौर्य साम्राज्य के स्थानीय प्रशासन के अध्ययन के क्रम में हमने आपको बताया था कि मौर्य काल में जिला को विषय कहा जाता था और विषय का जो अधिकारी होता था उसकी नियुक्ति डायरेक्टली जो है मौर्य शासक के द्वारा की जाती थी, जबकि गुप्त काल में जिला के प्रमुख अधिकारी या विषय के प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति उपरीक जो प्रांतीय प्रशासक होता था के द्वारा की जाती थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय प्रशासन में कहीं न कहीं विकेंद्रीकरण का तत्व हमें देखने को मिलता है। जहां मौर्य काल में जिला के सर्वोच्च पदाधिकारी की नियुक्ति डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से मौर्य शासक के द्वारा की जाती थी, वहीं गुप्त काल में जिला के सर्वोच्च पदाधिकारी की नियुक्ति प्रांतीय अधिकारी के द्वारा की जाती थी। विषय के नीचे ग्रामों का समूह होता था जिसे पैठ कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी जिसका प्रशासन ग्राम सभा की सहायता से मुखिया या ग्रामनी चलाता था। अब हम लोग गुप्तकालीन न्याय प्रशासन का अध्ययन करेंगे। गुप्त काल में ही पहली बार फौजदारी अर्थात आपराधिक कानून या क्रिमिनल केस और दीवानी अर्थात सिविल केस का विशद व्याख्या मिलता है और पहली बार गुप्त काल में ही क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में भेद या अंतर किया गया। गुप्त काल में सम्राट जो होता था, सम्राट ही अंतिम न्यायाधीश होता था, जिनके साथ मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य अनेक न्यायाधीश रहते थे। न्यायालयों में प्रमाण भी लिया जाता था और यदि प्रमाण जो है अनअवेलेबल हो या प्रमाण का अभाव हो तो उस स्थिति में दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी, जो अग्नि, जल, विष एवं तुला के द्वारा किया जाता था। तुला से जो है ब्राह्मणों की दिव्य परीक्षा ली जाती थी, अग्नि से क्षत्रियों की दिव्य परीक्षा ली जाती थी, जल से वैश्यों की दिव्य परीक्षा ली जाती थी और विष से शूद्रों की दिव्य परीक्षा ली जाती थी। जैसे ब्राह्मणों के संदर्भ में यह मान्यता थी कि ब्राह्मणों को तुला के या तराजू के एक पलड़े पर बैठाने पर यदि पलड़ा झुक गया तो उसे अपराधी करार नहीं दिया जाएगा। वैसे ही क्षत्रियों के बारे में यह मान्यता थी कि कुछ दूरी तक आग जला दिया जाता था और जो अपराधी होता था उसको कहा जाता था कि तुम इसको दौड़ कर पार कर जाओ, और यदि उसे कोई शारीरिक क्षति नहीं होती थी तो उसे अपराध मुक्त कर दिया जाता था। इसी प्रकार से वैश्यों के बारे में यह मान्यता थी, उन्हें जल में तैरने के लिए कहा जाता था। अगर वह जल में डूब जाए तालाब या पोखर या नदी में तो उसे दोषी करार दिया जाता था, और यदि वह सकुशल जो है जल से तैरकर वापस निकल जाए तो उसे दोष मुक्त या आरोप मुक्त माना जाता था। इसी प्रकार से शूद्रों को विष पिलाया जाता था और ऐसी मान्यता थी कि यदि विष पीकर भी वे सुरक्षित रह गए तो वे अपराधी नहीं हैं
और यदि विष पी करके वे मर जाएं तो उन्हें अपराधी माना जाता था। तो मित्रों, आज के क्लास में हमने गुप्तकालीन राजत्व के सिद्धांत और गुप्तकालीन प्रशासन, जिसमें सामान्य प्रशासन और न्याय प्रशासन का अध्ययन किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इस YouTube चैनल संबोधि क्लासेज को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।